हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीडी फार्मा क्लासेस। तो जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जिसका एग्जाम कोड है बीपी 104T। तो जो हमारा सब्जेक्ट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को लेके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। वो है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसका आंसर है होम्योस्टेसिस इज ड्राइव फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। होम्योस्टेसिस जो होता है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसमें हमारे हो गए होम्यो और सेकंड हो गया स्टेसिस, जिसमें हमारे होम्यो का मीन्स होता है सेम और स्टेसिस का मीन्स होता है स्टे या फिर स्टेट। होम्योस्टेसिस मीन्स स्टेइंग द सेम। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? स्टेइंग द सेम। इन दिस कंडीशन योर बॉडीज ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ कीपिंग इट्स इंटरनल कंडीशन स्टेबल एंड बैलेंस्ड रिगार्डिंग ऑफ व्हाट इज हैपेंड इन द आउटसाइड ऑफ बॉडी। जो होम्योस्टेसिस होता है ये ऐसा प्रोसेस होता है या फिर ऐसा कंडीशन होता है हमारी बॉडी का, जो कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे इंटरनल कंडीशंस जो होते हैं वो स्टेबल या फिर बैलेंस होते हैं रिगार्डिंग टू आउटसाइड ऑफ बॉडी। यानी कि जो हमारे इंटरनल कंडीशंस होते हैं इस बॉडी के, वो खुद को बैलेंस करते हैं बॉडी के आउटसाइड के कंडीशन से। इसके एग्जाम्पल हो गए निगेटिव फीड मैकेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो रेगुलेट होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मेटाप्लेसिया एंड डायप्लेसिया। मेटाप्लेसिया और डायप्लेसिया क्या होता है? तो पहले देखेंगे मेटाप्लेसिया क्या होता है। मेटाप्लेसिया इन दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्लेसमेंट ऑफ इन द टाइप ऑफ सेल बाय एंड अदर सेल्स। इट इज कॉज्ड ड्यू टू हार्मोन डिस्टर्बेंस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एंड इन्फेक्शंस। जो मेटाप्लेसिया होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में जो रिवर्सिबल प्लेसमेंट होता है टाइप्स ऑफ सेल्स का बाय वन सेल टू एंड अदर सेल्स। और ये क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होता है या फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है या फिर इन्फेक्शंस की वजह से कॉज होता है मेटाप्लेसिया। दूसरा हमारा है डायप्लेसिया। इन दिस प्रोसेस हार्मोन चेंज इन सेलुलर शेप, साइज और ऑर्गेनाइजेशन। जो डायप्लेसिया होता है इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एबनॉर्मल चेंज होता है सेलुलर शेप में, साइज में और ऑर्गेनाइजेशन में। इट अकर ड्यू टू इरिटेशंस एंड प्रोलॉन्ग्ड inflammations and ocular occur with metaplasia and hyperplasia। यानी कि ये तब कॉज होता है हमारी बॉडी में जब इसमें इरिटेशन होता है या फिर प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन या फिर ये मेटाप्लेसिया या फिर हाइपरप्लेसिया के साथ भी कॉज होता है। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया का डिफरेंशिएट देयर और फॉलोइंग डिफरेंस। इससे फॉलोइंग डिफरेंस है, पहले हम देखेंगे हाइपरट्रॉफी और साथ में देखेंगे हाइपरप्लेसिया। जो हमारा हाइपरट्रॉफी होता है इसमें क्या होता है? सेल साइज इंक्रीज, इसमें सेल साइज हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा हाइपरप्लेसिया होता है इसमें क्या होता है? सेल साइज स्टे द सेम। सेल साइज जो होता है वो सेम होता है, वो स्टे होते हैं। टिश्यू मास इंक्रीज ड्यू टू लार्ज सेल्स। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है? हमारे टिश्यू मास जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। कब होते हैं? ड्यू टू लार्ज सेल्स हैं। हाइपरप्लेसिया में क्या होता है? टिश्यू मास इंक्रीज ड्यू टू मोर सेल्स। इसमें टिश्यू मास कब इंक्रीज होता है? जब मोर सेल्स होते हैं तब टिश्यू मास के इंक्रीज हो जाते हैं। इसके एग्जांपल हो गए स्केलेटल मसल्स हो गए, कार्डियक मसल्स। जो हाइपरट्रॉफी होते हैं इसमें इसके एग्जांपल हो गए स्केलेटल मसल्स हो गए या फिर कार्डियक मसल्स हो गए। जो हमारा हाइपरप्लेसिया उसके एग्जांपल होता है ब्रेस्ट टिश्यू हो गया या फिर बोन मैरो हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा डिफाइन द 4 फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, सिनेप्टिक एंड कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट। यानी कि इसके जो 4 फॉर्म्स होते हैं हमारे इंट्रा सेलुलर के, उसको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, जिसमें हमारे को पैराक्राइन हो गया, एंडोक्राइन हो गया, सिनेप्टिक हो गया और कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हो गया। तो हम पहले देखेंगे पैराक्राइन क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग द सिग्नल एक्ट ऑन टारगेट सेल इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। पैराक्राइन में क्या होता है? ये एक ऐसा इंट्रासेलुलर सिग्नल होता है जिसमें हमारे सिग्नल्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन द टारगेट सेल्स पे, जिसमें हमारे सेल्स हो गए ए और ये हमारा सेल हो गया जो डायरेक्ट एक्ट कर रहा है टारगेट सेल पे। सेकंड हमारा है एंडोक्राइन। इन दिस टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक हार्मोन्स रीच इनटू द टारगेट सेल बाय ब्लड वेसल। जो हमारा एंडोक्राइन होता है इसमें ये ऐसा इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होता है जिसमें हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे हमारे हार्मोन्स वगैरह हो गए वो डायरेक्ट टारगेट करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में।
यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारे टारगेट सेल पे पहुंचते हैं। ये हमारा हो गया ब्लड वेसल्स, ये हमारे हो गए टारगेट सेल, जिसमें हमारे सिग्नल मॉलिक्यूल डायरेक्ट ब्लड वेसल्स के थ्रू टारगेट सेल तक पहुंचते हैं। तीसरा हमारा सिनेप्टिक। In this type of intracellular signaling, it occurs between the neuron and target cells, which is one type of electrical and chemical signaling। यानी कि जो हमारा सिनेप्टिक होता है ये एक इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का टाइप होता है। ये कैसा टाइप होता है और ये occur होता है न्यूरॉन्स के बीच में और टारगेट न्यूरॉन्स और टारगेट सेल्स के बीच में, जो कि एक प्रकार के ये इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल होते हैं। ये हमारे न्यूरॉन्स हो गए और ये हमारे सेल्स हो गए। जो सिनेप्टिक होता है इन दोनों के बीच में सिग्नल का ट्रांसफर होता है। चौथा हमारा है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट। इन दिस प्रोसेस वन सेल कॉन्टेक्ट विद एन अदर सेल्स इज डायरेक्टली बाय मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट। जो हमारा कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है सेल कॉन्टेक्ट का जिसमें एक सेल्स होते हैं अदर सेल से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं और ये मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कॉन्टेक्ट होता है इसमें। ये हमारे सेल ए हो गए, ये हमारे सेल बी हो गए, ये हमारा सेल सिग्नल सिग्नल को ले जाता है और ये हमारा टारगेट सेल हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट आर मेजर फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के जो मेजर फंक्शंस हैं वो क्या क्या है। पहले हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल्स। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं बिकॉज इट जनरेट एटीपी। ये जनरेट करता है एटीपी को। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। इट एक्ट इन सेल सिग्नलिंग, रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ये एक्ट करता है सेल सिग्नलिंग में, रेगुलेटिंग सेल्स में, और ये ग्रोथ और डिवीजन करता है सेल्स का। सेकंड देखते हैं राइबोसोम्स। इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। जो राइबोसोम्स होता है इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं बिकॉज प्रोटीन सिंथेसाइज इज टेक प्लेस इन। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसी में प्लेस होता है। दे एक्ट एज tiny workshop that read genetic instructions and stick together amino acid and build beta protein chains। यानी कि जो राइबोसोम्स होता है ये एक्ट करता है टिनी वर्कशॉप की तरह, जिसमें ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को रीड करता है और उस पे एक्शन शो करता है और ये बिल्ड करता है प्रोटीन चेन्स को। छठवां क्वेश्चन क्या देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है हमारा नेम ऑफ 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ बेसिक एनिमल टिश्यू। यानी कि 4 जो प्राइमरी बेसिक एनिमल टिश्यू है उनके नाम को ही पूछ रहा है। पहले देखेंगे टिश्यू क्या होता है। A tissue can refers to a biological grouping of cell in living organisms which have similar structures and functions। जो हमारा टिश्यू होता है ये एक बायोलॉजिकल ग्रुप होता है सेल्स का। जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं उनका एक बायोलॉजिकल ग्रुप होता है जिसके स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होते हैं। देखते हैं टाइप्स कौन कौन से, उनके नेम्स। पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। अब हम देखते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि हमारे सेकंड सेक्शन या फिर थर्ड सेक्शन में फिर इंक्लूड होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अगर द सेल मेम्ब्रेन। पैसिव, जिसमें हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो गया और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहा है और उसमें जो मैकेनिज्म के स्टेप होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फैसिलिटेट डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उनको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो पहले देखेंगे सेल क्या होता है। The cell is a structural and functional and basic unit of all living organism body। जो हमारा सेल्स होता है ये स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी का। हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है हमारे सेल्स में। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल विच इज प्रोटेक्ट द सेल इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। जो सेल्स मेम्ब्रेन होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होते हैं किसी भी सेल से जो प्रोटेक्ट करते हैं सेल को इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट। इट इज सेलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल बैरियर्स दैट सराउंडेड ऑल सेल। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये सेलेक्टिवली परमेबल बायोलॉजिकल बैरियर्स की तरह वर्क करता है जो कि हमारे सेल के सराउंडेड होता है। स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स देखते हैं कैसे होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज डिफाइंड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये एक मॉडल होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उससे ये डिफाइन किया गया सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके फॉलोइंग कंपोनेंट है। पहला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेकंड है
प्रोटीन, थर्ड है कोलेस्ट्रॉल, फोर्थ है कार्बोहाइड्रेट। पहले हम देखेंगे फास्फोलिपिड बाइलेयर मेड अप विथ फास्फोलिपिड बाइलेयर। ये जो होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। दूसरा हमारा है प्रोटीन, प्रोटीन आर अटैच्ड विथ द लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन जो होता है ये अटैच होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर से। कोलेस्ट्रॉल इंटरसेप्टेड अमॉन्ग द लिक्विड, दिस मॉलिक्यूल्स हेल्प स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन अक्रॉस द वेरिंग टेम्परेचर। यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये इंटरसेप्टेड होता है लिपिड्स में, जो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेबलाइज करते हैं मेम्ब्रेन को और ये टेम्परेचर को वेयरिंग करते हैं। चौथा है कार्बोहाइड्रेट्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विथ द प्रोटीन और लिपिड। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये अटैच्ड होते हैं प्रोटीन या फिर लिपिड से। जैसे हमारे प्रोटीन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड हमारे होते हैं ग्लाइकोलिपिड। फंक्शंस देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ सेल्स। ये इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है सेल का उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोवाइड द शेप ऑफ सेल्स, सेल के शेप को प्रोवाइड करता है। इट रेगुलेट द मटेरियल ट्रांसपोर्ट, ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है। अलाउ कम्युनिकेशन विद एन अदर सेल्स, अदर सेल्स के साथ कम्युनिकेट होने के लिए अलाउ करता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसका ट्रांसपोर्ट देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन का। सेलुलर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस मूव इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेलुलर ट्रांसपोर्ट ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सब्सटेंस जो होते हैं मूव करते हैं इंटरनल और फिर आउटर ऑफ द सेल्स में। इन दिस प्रोसेस सेल्स रेगुलेट द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सपल्सन ऑफ वाटर एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेल रेगुलेट करते हैं और ये इनटेक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, एक्सपल्सन करते हैं वाटर को और ये मेंटेन करते हैं होम्योस्टेसिस को। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू, देखते हैं कौन कौन से इसके स्टेप्स हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो फर्दर डिवाइडेड होता है पैसिव डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। दूसरा हमारा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो डिवाइडेड होता है प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में। तीसरा हमारा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, जो फर्दर डिवाइडेड होता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। तो हम पहले देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। द मॉलिक्यूल्स आर मूव डाउन in their concentration gradient from higher to lower concentration। यानी कि जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के थ्रू, जिसमें ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा हमारा इसमें पहला फर्दर डिवाइडेड है, पहला पैसिव डिफ्यूजन, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। जो हमारा पैसिव डिफ्यूजन होता है इसमें हमारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल्स के, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस से ट्रांसपोर्ट होता है। इन द पैसिव डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट एनर्जी आर नॉट रिक्वायर्ड। पैसिव डिफ्यूजन होता है इसमें ट्रांसपोर्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पैसिव डिफ्यूजन का, जिसमें ये हमारे हैं सेल मेम्ब्रेन, जहां पे हमारे मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इट इज आल्सो नोन एज कैरियर मेडिएट ट्रांसपोर्ट, इसे हम कैरियर मेडिएट ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बट विद द हेल्प ऑफ एनी कैरियर बॉडीज। जो हमारा सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस ही, बट इसमें हेल्प होता है एनी कैरियर बॉडीज का। कैरियर बॉडीज इज सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट, जो हमारा कैरियर बॉडीज होता है ये सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट होता है। इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट एनर्जी आर नॉट रिक्वायर्ड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है इसमें ट्रांसपोर्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारा स्ट्रक्चर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, जिसमें हमारे ये हो गया लोअर कंसंट्रेशन और ये हमारा हायर कंसंट्रेशन, और ये हमारे कैरियर बॉडीज हैं जो कि हेल्प करते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस के मूवमेंट्स में। इसमें एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट is higher concentration to lower concentration by the semi permeable membranes। ऑस्मोसिस जो होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, बस इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। तीसरा हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स मूवमेंट रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। इन दिस ट्रांसपोर्ट द एटीपी कन्वर्ट इनटू द एडीपी विद द हाइड्रोलिसिस। इसमें जो हमारे एटीपी होते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में
और भी हेल्प, किसके हेल्प से कन्वर्ट होते हैं, ये एक प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस से, उसके हेल्प से हमारे एटीपी कन्वर्ट होते हैं एडीपी में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं टू टाइप्स में, जिसमें हमारे होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हमारे स्ट्रक्चर्स है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हमारे सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा लोअर कंसंट्रेशन, ये हमारा हायर कंसंट्रेशन, जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन से, और इसमें हमारे जो एनर्जी होती है एडीपी से एडीपी में कन्वर्ट होती है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। तो हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स का है। क्लासिफाई एपिथेलियल टिश्यू बेस्ड ऑन द लेयर एंड सेल शेप, हाईलाइटिंग देयर लोकेशन एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ये जो हमारा टिश्यू होता है उसका क्लासिफिकेशन जो करते हैं, तो उसमें हमारा एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में ये पूछ रहा है, जिसमें हमारे ये लेयर के बेस में और सेल की शेप के बेस में उसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, जिसमें हमारे लोकेशन और फंक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है। तो पहले देखते हैं टिश्यू क्या होता है। इसमें टिश्यू, ए टिश्यू कैन रिफर इज ए बायोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो हमारे टिश्यू होते हैं ये एक बायोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, जिसमें हमारे जो टिश्यू के स्ट्रक्चर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं वो सेम होते हैं। ईच टिश्यू परफॉर्म द यूनिक फंक्शंस इन बॉडी। जो एवरी टिश्यू या फिर ईच टिश्यूज होते हैं परफॉर्म करते हैं एक यूनिक फंक्शंस को, जो कि हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। द ब्रांच ऑफ साइंस which is deals the study about the tissue is called histology। ये ब्रांच होता है साइंस का जिसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यू के बारे में, उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। फंक्शंस देखते हैं, टिश्यू टुगेदर परफॉर्म द फंक्शंस टू सपोर्ट। ये जो टिश्यू हमारा होता है ये टुगेदर परफॉर्म करता है सपोर्ट के लिए। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ये हेल्प करता है बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में। इट प्रोवाइड शेप एंड शेप ऑफ बॉडी, ये बॉडी की शेप को प्रोवाइड करता है। इट हेल्प बॉडी स्टोर एनर्जी, ये बॉडी को एनर्जी के स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। टाइप ऑफ टिश्यू, पहला एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे वो एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है मस्कुलर और फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। तो हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, जिसके बारे में क्वेश्चंस में पूछा गया है। अगर क्वेश्चंस में डायरेक्टली एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पूछा तो हम डायरेक्टली उसको डिफाइन नहीं करेंगे, पहले हम टिश्यू के बारे में कुछ पॉइंट्स डिफाइन करेंगे, फिर हम डायरेक्ट आएंगे अपने पॉइंट पे एपिथेलियल टिश्यू जो कि पूछा गया है। एपिथेलियल टिश्यू जिसे हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू आर प्राइमरी टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये प्राइमरी टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी का। सेल्स आर टाइटली ज्वाइंड टुगेदर व्हिच हैव नो स्पेस बिटवीन देम। सेल्स जो होते हैं वो टाइटली ज्वाइंड होते हैं टुगेदरली, जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। इट इज प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग लेयर ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स एंड फ्रॉम ग्लैंड। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये आउटर कवरिंग लेयर होता है बॉडी का, जो कि हमारे इंटरनल बॉडी का और इंटरनल ऑर्गन्स और ग्लैंड्स का। क्लासिफिकेशन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू हो गया क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर, ये लेयर के नंबर्स के बेस पे, और ये बेस्ड ऑन शेप ऑफ सेल्स, ये सेल के शेप के बेस पे। तो हम पहले देखते हैं लेयर के बेस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। इसमें पहला होता है सिंपल एपिथेलियल, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, तीसरा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल और चौथा है ट्रांजिशनल एपिथेलियल। हम बात करते हैं सेल के शेप के बेस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया गया। इसमें पहला है स्क्वेमस एपिथेलियल, दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल और तीसरा है कोलुमिनर एपिथेलियल। तो लेयर के बेस पे हम देखेंगे हमारा पहला सिंपल एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल आर कंसिस्ट ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स। ये जो हमारा सिंपल एपिथेलियल होता है ये कंसिस्ट करता है वन लेयर, सेल के वन लेयर को। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आर लोकेटेड इन एल्वोलाई, ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इंटेस्टाइन्स। जो हमारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये लोकेटेड होते हैं एल्वोलाई में, ब्लड वेसल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में और इंटेस्टाइन्स में। इट्स मेनली फंक्शंस इज इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशंस एंड डिफ्यूजन। जो इसका मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है और डिफ्यूजन होता है। दूसरा हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। इट इज कंसिस्ट टू और मोर लेयर्स, ये 2 और मोर लेयर्स को कंसिस्ट करता है। इट इज लोकेटेड इन स्किन, माउथ और ओसियोफेगस। ये हमारे स्किन, माउथ या फिर ओसियोफेगस में लोकेटेड होता है। इट इज मेनली फंक्शंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना होता है। तीसरा हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल appear to have many layer but all cells are attached to basement membranes। ये जो हमारा pseudo stratified epithelial होता है ये कंसिस्ट करता है मेनी लेयर्स को, बट इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं मेम्ब्रेन की बेसमेंट से। इट इज लोकेटेड इन ट्रैकिया एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
ये लोकेटेड होता है, इसका लोकेशन जो होता है वो ट्रैकिया होता है और रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। द मेन फंक्शन इज इन सिक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रेशन होता है और ये हेल्प करता है म्यूकस के मूवमेंट में। ट्रांजिशनल एपिथेलियल, ये हमारा चौथा टाइप से लेयर के बेस में। ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल कैन चेंज देयर शेप व्हेन स्ट्रेच। ये स्ट्रेच जो हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियल होता है ये अपने शेप को चेंज कर देता है जब ये स्ट्रेच्ड होता है। इट इज लोकेटेड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटस। ये लोकेटेड होता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटस में। इट मेन फंक्शन स्ट्रेचिंग एंड प्रोटेक्शन। इसका जो मेन फंक्शन होता है ये स्ट्रेचिंग और प्रोटेक्शन का होता है। जो अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड क्लास है इसका शेप के बेस पे, तो उसको शेप के बेस में क्लासिफाई किया गया स्क्यूमस में, क्यूबॉइडल में और कॉल्यूमिनर में। तो पहला हमारा देखते हैं क्यूमस एपिथेलियल। क्यूमस एपिथेलियल सेल आर फ्लैट एंड थिन। ये जो होता है फ्लैट और थिन होता है। इट इज लोकेटेड इन एल्वोलाई एंड ब्लड वेसल्स। इसका जो लोकेशन होता है वो होता है एल्वोलाई में या फिर ब्लड वेसल्स में। इट्स मेन फंक्शंस डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन का होता है। दूसरा हमारा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल आर क्यूब शेप। इसका जो शेप होता है वो क्यूब शेप का होता है। इट लोकेटेड इन किडनी ट्यूब्स एंड थायराइड ग्लैंड्स। इसका जो लोकेशन होता है वो किडनी ट्यूब्यूल्स होता है और थायराइड ग्लैंड्स होता है। द मेन फंक्शंस ऑफ इट इज ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करना होता है। तीसरा हम देखते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियल क्या होता है। द कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल आर टॉल एंड कॉल्यूमन शेप। जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल होता है ये टॉल और कॉल्यूमन शेप के होते हैं। इट इज लोकेटेड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये लोकेटेड होता है स्टमक और इंटेस्टाइन्स में। द मेन फंक्शंस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का होता है। हम तीसरा देखते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। डिस्क्राइब द सेलुलर एडाप्टिव रिस्पॉन्स टू इंजरी, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डायप्लेसिया विद क्लिनिकल एग्जांपल। ये जो हमारा सेलुलर एडाप्टिव रिस्पॉन्स होता है इंजरी का उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है और उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो इसका आंसर है सेलुलर एडाप्टिव रिस्पॉन्स इन इंजरी। इसमें हम पहले देखेंगे सेलुलर एडाप्टेशन क्या होता है। सेलुलर एडाप्टेशन इज द रिवर्सिबल चेंज इन साइज, नंबर, फेनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शंस ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंटल और स्ट्रेस। यानी कि जो हमारा सेलुलर एडाप्टेशन होता है ये रिवर्सिबल चेंज होता है साइज में, नंबर में, फेनोटाइप में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में और सेल के फंक्शंस में। और ये रिस्पॉन्स शो करता है इन्वायरमेंट या फिर स्ट्रेस के चेंजेस में। टाइप्स देखते हैं इसकी कौन कौन से हैं। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रोफी, मेटाप्लेसिया एंड डायप्लेसिया, ये इसके टाइप्स हैं। हम पहले देखेंगे हाइपरट्रॉफी क्या होता है। इन दिस प्रोसेस एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स। इसमें हमारे सेल के साइज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। इट मे कॉज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन। ये क्यों होते हैं, जब हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं तब ये कॉज होता है हाइपरट्रॉफी। इसके एग्जांपल हो गए इनलार्जमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जब हमारे स्केलेटल मसल्स जो होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाता है तब हमारे बॉडी में कॉज होता है हाइपरट्रॉफी। ये हमारे नॉर्मल सेल्स हैं जिसमें हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं ये हाइपरट्रॉफी में, जिसमें हमारे सेल की साइज होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा हमारा एट्रोफी। इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज द सेल साइज एंड फंक्शंस। ये जो होता है इसमें हमारे डिक्रीज हो जाते हैं सेल साइज और उसके फंक्शंस। इट कॉज्ड बाय रिड्यूसिंग ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ एडोरिन, स्टिमुलेशन, पुअर न्यूट्रिएंट्स। ये क्यों कॉज होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है या फिर स्टिमुलेशन या फिर पुअर न्यूट्रिशन की वजह से कॉज होता है एट्रोफी। इसके एग्जांपल हो गया मसल्स वेस्टिंग आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। इसमें हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उसकी साइज जो है वो डिक्रीज हो जा रही है, उसके फंक्शंस जो है डिक्रीज हो जा रहे हैं। तीसरा है हाइपरप्लेसिया। इन दिस प्रोसेस एंड इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। इसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाता है। इट इज अकर अलोंगसाइड हाइपरट्रॉफी एंड ग्रोथ फैक्टरी। ये क्यों होते हैं, जब इसमें हाइपरट्रॉफी और ये ग्रोथ फैक्टरी के ड्यूरिंग कॉज होता है। इसका एग्जांपल हो गए इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये हमारे हो गए नॉर्मल सेल्स और ये हमारे सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज हो रहा है जिससे कॉज हो रहा है हाइपरप्लेसिया। चौथा है मेटाप्लेसिया। इन दिस प्रोसेस is a reversible replacement of in type of cells by the and other cells। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें
सेल का ट्रांस रिप्लेसमेंट होता है वन सेल से अनदर सेल का। इट इज अकर अलोंगसाइड हाइपरट्रॉफी एंड ग्रोथ फैक्टरी। ये हाइपरट्रॉफी या फिर ग्रोथ फैक्टरी के ड्यूरिंग ये अकर होता है। इसके एग्जांपल हो गए चेंज इन रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ड्यू टू क्रोनिक स्मोकिंग। ये हमारा हो गया नॉर्मल सेल्स। ये हमारे सेल्स जो है इनमें चेंजेस हो रहे हैं जो कॉज करता है मेटाप्लेसिया। पांचवा हमारा डायप्लेसिया। डायप्लेसिया इज एन एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन सेल साइज शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा डायप्लेसिया होता है ये एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होता है सेल का जो कि कैरेक्टराइज किया गया है उसके चेंज सेल के साइज के चेंजेस या फिर ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस के बेस पे। इसके एग्जांपल हो गए एबनॉर्मल चेंज इन सेल ऑफ द सर्विक्स कॉमनली एसोसिएट विद एचपीवी इन्फेक्शन। ये हमारे नॉर्मल सेल्स हैं और ये हमारे डिसऑर्डरली ग्रोथ या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ के डेवलपमेंट वाले सेल हैं। तो हम देखते हैं अब हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि 7 मार्क्स का भी है। ये हमारे सेक्शन 2 या फिर सेक्शन 3 में भी इंक्लूड हो सकते हैं। एक्सप्लेन द पैथोजेनेसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज ऑफ रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल डेथ, जिसमें हमारे हो गए नेक्रोसिस एंड एपोपोसिस। जो हमारा सेल इंजरी होता है इसके जो पैथोजेनेसिस होते हैं और मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल के, उसके बारे में ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। तो हम देखते हैं पहले सेल इंजरी क्या होता है। सेल इंजरी रिफर्स टू चेंज इन ए सेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यू टू स्ट्रेस लाइक लैक ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिन और इन्फेक्शन। जो हमारा सेल इंजरी होता है रिफर्ड होता है सेल के चेंजेस में जो कि इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चेंजेस हो सकते हैं जो कि स्ट्रेस या फिर ऑक्सीजन के केमिक से या फिर टॉक्सिन या फिर इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। इट अकर व्हेन स्ट्रेस और डैमेज एक्सीड ए सेल्स एबिलिटी टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। ये होता है जब हमारे स्ट्रेस या फिर डैमेज हो जाते हैं कोई सेल्स जिसमें एबिलिटी होती है होमियोस्टेसिस की मेंटेन करने के लिए। हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। इंजरी ऑफ नॉर्मल सेल बाय वन और मोर of this etiological agent by resulting in stress of reversible और irreversible cell injury। जो हमारे नॉर्मल सेल्स की इंजरी होती है वो एक या फिर एक से अधिक एटियोलॉजी एजेंट्स हो सकते हैं जिसमें वो कॉज करते हैं रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल सेल इंजरी को। देयर दिस आर फॉलोइंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व। इसके जो मैकेनिज्म है वो कौन कौन से हैं। सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो सकते हैं, राइबोसोम्स डैमेज हो सकते हैं और न्यूक्लियर डैमेज हो सकते हैं। इसके पैथोजेनेसिस के बारे में देखते हैं। इस्कीमिया ये हमारे बॉडी में जब कॉज होता है इस्कीमिया तो वो क्या करता है ऑक्सीजन की सप्लाई को डिक्रीज कर देता है। O2 सप्लाई डिक्रीज, माइटोकॉन्ड्रियल अफेक्टेड, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। डिक्रीज ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन, जो हमारे बॉडी में एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन का वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एटीपी भी डिक्रीज हो जाती है। जब बॉडी में एटीपी डिक्रीज हो जाती है तो तीन स्टेज कॉज हो सकते हैं जिसमें हमारे हो सकता है डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पाए जाते हैं उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज एनारोबिक रिस्पायरेशन, जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो इंक्रीज हो सकता है या फिर कोई अदर इफेक्ट भी हो सकता है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सोडियम पोटेशियम पंप एटीपीएस पंप जो होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या करते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड वाटर इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम। ये सोडियम और पोटेशियम और वाटर के इन्फ्लक्स को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है सेलुलर स्वेलिंग कॉज हो सकती है या फिर ईआर स्वेलिंग कॉज हो जाती है। जब एनारोबिक रिस्पायरेशन इंक्रीज होता है तो ये टू स्टेट को फॉर्म करता है जिससे हमारे इंक्रीज कर देता है ग्लाइकोसाइड को और डिक्रीज करता है पीएच को। जब हमारे बॉडी में ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज हो जाता है तो ये डिक्रीज कर देता है ग्लाइकोजन को और जब पीएच डिक्रीज हो जाता है ये क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ये जो क्रोमैटिन होता है उसके न्यूक्लियर का जो क्लम्पिंग होता है वो कॉज कर देता है जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है। अगर अदर इफेक्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है डीअटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, इसमें हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो डीअटैच्ड हो जाते हैं। डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है डिक्रीज होता है और लिपिड डिपोजिशन होता है और लिपिड का हमारे डिपोजिशन हो जाता है। हम दूसरा देखते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इफ द डैमेजिंग स्टिमुलस इज रिमूव्ड ईयरली द सेल कैन रिटर्न टू नॉर्मल, यानी कि जो हमारे डैमेज स्टिमुलाई होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं जब जल्दी ही तो वो रिटर्न हो जाता है अपने नॉर्मल कंडीशंस में। इसमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होता है सेल स्वेलिंग, मोस्ट कॉमन ईयरली चेंज, ये एक मोस्ट कॉमन होता है, ये ईयरली चेंज भी हो जाते हैं। फैटिक चेंज स्पेशली इन लीवर एंड हार्ट, या फिर फैटिक चेंजेस हो जाते हैं जो कि हमारे मोस्टली लीवर या फिर हार्ट में होता है। सेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्वेलिंग, लॉस ऑफ माइक्रोवेलाई, माइक्रोवेलाई का लॉस होना, रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन सिंथेसिस का रिड्यूस होना। अगर हम मेन मैकेनिज्म की बात करें तो क्या होता है, जब हमारे बॉडी में डिक्रीज हो जाता है एटीपी तो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप ये जो होता है फेल हो जाते हैं। जब फेल होते हैं तो क्या होता है, सोडियम और वाटर इंटर करते हैं हमारे सेल्स में और ये सेलुलर स्वेलिंग को कॉज कर देते हैं। तीसरा हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी, व्हेन द डैमेज ऑफ सीवियर और प्रोलॉन्ग द सेल कैन नॉट रिकवर लीड टू सेल डेथ। यानी कि जब हमारे प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सीवियर या फिर डैमेज हो जाते हैं सेल तो ये रिकवर नहीं होता है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, जब हमारे माइटोकॉन्ड्रियल का डिस्फंक्शन हो जाता है, सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है, मैसिव कैल्शियम एक्यूमुलेशन या फिर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन, एक्सटेंसिव डीएनए एंड प्रोटीन चेंज, प्रोटीन या फिर डीएनए में एक्सटेंसिव चेंजेस होना, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर एंजाइम एंड प्रोटीन, इंट्रासेलुलर एंजाइम या फिर प्रोटीन का लीकेज होना। द टू मेजर इंडिकेटर्स, इसके टू मेजर इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पहला हमारा एबिलिटी टू रिवर्स माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, यानी कि इसमें एबिलिटी होती है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन के रिवर्स की। सीवियर लॉस ऑफ मेम्ब्रेन इंजरी, यानी कि सीवियर लॉस हो जाता है इसमें मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का। देखते हैं सेल डेथ क्या होता है। सेल डेथ इज द irreversible cessation of cellular functions and survival when a cell severely damaged or no long needed। यानी कि सेल डेथ जो होता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है सेलुलर फंक्शंस का, जिसमें हमारे सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर नो लॉन्गर नीडेड होते हैं। मेन टाइप ऑफ सेल डेथ देखते हैं, इसके टाइप क्या क्या है। पहला है नेक्रोसिस, यूजुअली अकर ड्यू टू सीवियर पैथोलॉजिकल इंजरी। जो ये हमारा नेक्रोसिस होता है ये सीवियर पैथोलॉजिकल इंजरी के ड्यूरिंग होता है। सेल स्वेल एंड मेम्ब्रेन रप्चर, सेल स्वेलिंग या फिर मेम्ब्रेन का रप्चर होना। सेल कॉन्टेक्ट लीक इनटू सराउंडिंग टिश्यू, सेल कॉन्टेक्ट का लीड होना या फिर सराउंडेड टिश्यू का, यानी कि सेल कॉन्टेक्ट लीक होकर टिश्यू के सराउंडेड होना। कॉज्ड इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कॉज होना। न्यूक्लियर डैमेज, न्यूक्लियर का डैमेज होना जिससे हमारे हो गए, इसके एग्जांपल हो गए सेल डेथ ड्यू टू सीवियर इस्मिया, सेल का डेथ होना, कभी कभी इस्मिया के केस में सेल का डेथ होना। दूसरा हमारा है एपोप्टोसिस, इट इज प्रोग्राम्ड एंड रेगुलेटिंग फॉर्म ऑफ सेल डेथ। ये एक प्रोग्राम्ड या फिर रेगुलेटिंग फॉर्म होता है सेल डेथ का। सेल सिंक एंड ब्रेक इनटू एपोप्टिक बॉडीज, ये जो सेल्स हमारे सिंक या फिर ब्रेक हो जाते हैं एपोप्टिक बॉडीज में। सेल मेम्ब्रेन remains relatively intact, usually does not cause inflammation, important in normal development and remove of damaged cells। ये important होता है नॉर्मल डेवलपमेंट में या फिर रिमूव करते हैं सेल डैमेज सेल्स को। तो अब हम देखते हैं जो हमारे 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, ड्रॉ नेट लेवल डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड physiological functions of cell organelles and explain the stages of cell division mitosis। यानी कि ये हमसे पूछ रहा है जो यूकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स हैं और ये जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर्स और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में, और जो हमारे सेल डिवीजन के स्टेजेस होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो हम पहले देखेंगे सेल क्या होता है। The cell is the structural and functional and basic unit of all living organism body। जो हमारा सेल होता है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिक यूनिट होता है all living organism की बॉडी का। The cell are building block of life। जो सेल हमारा होता है ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। सेल और टू टाइप्स सेल्स होते हैं, वो टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूकैरियोटिक और पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। हम पहले देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। This type of cells are single cell microorganisms which are not completely developed। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंप्लीटली डेवलप नहीं होते हैं। दिस हैव लाइफ ऑफ टू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन, इसमें टू न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसके एग्जांपल हो गए बैक्टीरिया। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल इज ए कॉम्प्लेक्स सेल दैट कंटेन्स ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस व्हिच आर कंप्लीटली डेवलप्ड। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं
ये एक कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जो कि कंटेन करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, और ये कम्प्लीटली डेवलप्ड होते हैं। इसके एग्जांपल हो गए प्लांट हो गया या फिर एनिमल्स हो गया। ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया यूकेरियोटिक सेल्स का, जिसमें हमारे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम एंड सेंट्रोसोम्स इंक्लूड्स होता है। अगर हम बात करें यूकेरियोटिक के स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें क्या होता है, देयर आर बेस्ड ऑन 3 बेसिक कंपोनेंट। ये 3 बेसिक कंपोनेंट पे बेस्ड होता है। इसमें पहला होगा सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होगा न्यूक्लियस और तीसरा होगा साइटोप्लाज्म। तो पहले देखेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल विच इज प्रोटेक्ट द सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, हमारे सेल्स को प्रोटेक्ट, हमारे सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है आउटर इन्वायरमेंट से। दूसरा हमारा न्यूक्लियस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स, इसे हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल विच यूजुअली ए स्फेरिकल एंड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है सेल का, और ये स्फेरिकल या फिर ओवल शेप्ड के स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम देखें तो इसमें ये बस स्ट्रक्चर ही पूछा था यूकैरियोटिक सेल्स का, बट हम स्ट्रक्चर बना के नहीं छोड़ेंगे, उसको कुछ ना कुछ डिफाइन भी करेंगे हम। तीसरा हमारा है साइटोप्लाज्म, टोटल एरिया बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियस इज द साइटोप्लाज्म। जो टोटल एरिया होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए जेल लाइक फ्लूइड फिलिंग इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म जो होता है वो जेल लाइक फ्लूइड्स होते हैं जो कि फिल्ड होते हैं सेल के इनसाइड्स में। चौथा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ओवल डबल मेम्ब्रेन फोल्डेड इनसाइड इन साइटोप्लाज्म। जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ओवल डबल मेम्ब्रेन फोल्डेड पार्ट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, इट प्रोवाइड एनर्जी। इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे सेल्स को। पांचवा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज फोल्डेड ट्यूब मेड ऑफ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के बने हुए फोल्डेड ट्यूब्स होते हैं कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन वन साइड। ये एक साइड से कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एक्सटेंड थ्रू होल साइटोप्लाज्म, और एक्सटेंड होते हैं होल साइटोप्लाज्म से। इट इज टू टाइप्स, इसके 2 टाइप्स होते हैं, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स। राइबोसोम्स होते हैं राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। सेल हैव टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम्स। सेल के पास होते हैं टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम राइबोसोम्स बोलते हैं। इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज प्रोटीन सिंथेसाइज इज टेक प्लेस इन, इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन जो हमारा इसी में सिंथेसाइज होता है। अब देखते हैं सातवां हमारा गोल्गी अपरेटस, इट इज आल्सो नोन एज गोल्गी बॉडी और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसे हम गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट इज कर्व डिस्क शेप, ये कर्व डिस्क शेप का होता है। इट स्टोर प्रोटीन modified them also move plasma membrane through secretory granules when required. आठवां हमारा लाइसोसोम, लाइसोसोम इज ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स। जो हमारा लाइसोसोम होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि ऑल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इट वर्क एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो वर्क करते हैं सेल्स में, विच कंटेन डाइजेस्टिव एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये कंटेन करते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। हाइड्रोलिसिस लार्ज, और ये करते हैं हाइड्रोलिसिस करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स का। फिर हमारे क्वेश्चंस में उसी में पूछा है सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो हमारा दूसरा पॉइंट जिसमें है वो है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर टिनी पार्ट्स इनसाइड द सेल। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये टिनी पार्ट्स होते हैं इनसाइड द सेल्स। दे हैव स्पेशल शेप एंड डू स्पेसिफिक जॉब टू कीप द सेल अलाइव। द सेल अलाइव यानी कि सेल की लिविंग के लिए ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है। दे फ्लोट इन ए सेल फ्लूइड्स एंड आर ऑफ्टन wrapped in protective skins called membrane। यानी कि ये सेल फ्लूइड्स में फ्लोटेड होता है और ये wrapped होता है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को, जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन्स। ये हमारा स्ट्रक्चर्स हो गया। इसमें हमारे कुछ ऑर्गेनेल्स हो गए जैसे राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम और गोल्गी अपरेटस हो गया। ये हमारे ऑर्गेनेल्स जो हमारे सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, वो हमारे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। अगर हम बात करें राइबोसोम्स क्या है, आप इसका वर्क क्या है, तो देखते हैं। राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स। हमारे राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। सेल हैव टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर आल्सो नोन एज राइबोसोम। जो सेल होते हैं उसके पास टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम्स। प्रोटीन सिंथेसिस इज प्लेस इन इट, जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसी में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ओवल डबल मेम्ब्रेन फोल्ड इनसाइड इन साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये ओवल डबल मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है साइटोप्लाज्म में।
इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इट कैन बी जनरेट एटीपी, ये एटीपी को जनरेट होता है। इट प्रोवाइड एनर्जी एंड एक्ट इन सेल सिग्नलिंग, रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल सिग्नलिंग में वर्क करता है, रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को और डिविजन को। तीसरा हमारा गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी कॉल्ड गोल्गी apparatus एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसे हम गोल्गी बॉडी को गोल्गी apparatus या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट इज कर्व्ड डिस्क शेप, ये कर्व्ड डिस्क शेप का होता है। इट स्टोर प्रोटीन, ये प्रोटीन को स्टोर करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इट इज फोल्ड ट्यूब मेड ऑफ मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के बने होते हैं, फोल्डेड ट्यूब होता है। कनेक्ट विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑन वन साइड, एक्सटेंड थ्रू होल साइटोप्लाज्म, ये एक साइड से कनेक्टेड होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और एक्सटेंड होते हैं होल साइटोप्लाज्म। इट इज टू टाइप्स, ये टू टाइप से होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट फंक्शंस हेल्प प्रोटीन सिंथेसिस, एक्ट इन स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में और ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होते हैं साइटोप्लाज्म के। अगला हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट फाउंड इन ऑल एनिमल सेल्स। लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि ऑल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। इट वर्क एज ए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल्स which contain digestive and hydrolytic enzyme and hydrolysis large molecules। जो हमारा लाइसोसोम्स होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह वर्क करता है, ये कंटेन करता है डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को और ये हाइड्रोलाइज करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को। इसी में हमारा तीसरा क्वेश्चन उसने पूछा है मेटासिस को लेके, जो कि हमारे सेल डिवीजन का एक प्रोसेस होता है। तो हम पहले देखेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस वेयर वन सेल स्प्लिट इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सेल्स क्या होता है, स्प्लिट होता है टू और मोर डॉटर सेल्स में। इट्स हाउ यू ग्रो हिट कट्स एंड रिपेयर्ड ओल्ड सेल्स, यानी कि ये कैसे ग्रो होते हैं कट्स से या फिर रिपेयर कैसे करते हैं ओल्ड सेल को। द सेल डिवीजन आर टू टाइप्स, सेल डिवीजन होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं, मिटोसिस एंड मियोसिस। हम पहले देखेंगे मिटोसिस क्या होता है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर सेल डिवीजन, ये रिस्पांसिबल होता है सेल डिवीजन की। इन द प्रोसेस दे क्रिएट न्यू सोमैटिक सेल्स, ये न्यू क्रिएट करते हैं न्यू सोमैटिक सेल्स को। दूसरा हमारा है मियोसिस। इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये सेल्स की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है। मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट क्रिएट्स गैमेट्स, ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है जो क्रिएट करते हैं गैमेट्स को। इन दिस प्रोसेस द सेल प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ए फीमेल गैमेट्स एंड अ मेल गैमेट्स, इस प्रोसेस में क्या होता है, सेल प्रोड्यूस होते हैं सेल के फ्यूजन में जिसमें हमारे एक इन्वॉल्व होते हैं एक फीमेल गैमेट्स और दूसरा हमारा होता है एक मेल गैमेट्स। इट अकर इनटू टू स्टेजेस, ये टू स्टेज में होते हैं। इसमें पहला होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है हमारा मेयोसिस सेकंड। तो हम पहले देखेंगे मियोसिस फर्स्ट क्या होता है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, ये फर्दर डिवाइडेड होता है फोर पार्ट में। जिससे पहला हमारा होता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और लास्ट होता है टेलोफेज फर्स्ट। अब मियोसिस सेकंड हमारा ये भी फर्दर डिवाइडेड होता है फोर पार्ट में, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। अगर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट की, मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, इसमें हमारा पहला होता है प्रोफेज फर्स्ट। इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेज, ये भी फर्दर डिवाइडेड होता है जिसमें हमारा पहला होता है लेप्टोटेम फेज, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, इसमें हमारे क्रोमोसोम्स के कंडेंसेशन जो होता है स्टार्ट हो जाता है। दूसरा हमारा जाइगोट फेज, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है। पाइसोटेन फेज, इसमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू क्रोमोसोम, इसमें हमारे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है टू क्रोमोसोम्स के बीच में। डेप्टोलोटेन, ये क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्म एफ शेप, जिसे हम किस्मेटा बोलते हैं। इसमें डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और ये फॉर्म करते हैं एस शेप को, जिसे हम बोलते हैं किस्मेटा। लास्ट हमारा है डाइकाइनेज, इसमें क्या होता है सेपरेशन ऑफ किस्मेटा एंड फॉर्म न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिस्पेयर, इसमें हमारे किस्मेटा का सेपरेशन होता है, ये फॉर्म करते हैं न्यूक्लियर इन्वॉल्व को। दूसरा हमारा मेटाफेज फर्स्ट, इसमें क्या था क्रोमोसोम अलाइन एट इमेजिनरी प्लेन, इसमें क्रोमोसोम्स हमारे जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इमेजिनरी प्लेन्स में अटैच्ड टू द पेयर, और ये पेयर में अटैच होते हैं। सेकंड जो होता है इसमें थर्ड, ये हमारा होता है एनाफेज फर्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, इससे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है सेपरेट हो जाते हैं। चौथा हमारा होता है टेलोफेज फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रिपेयर्ड, इसमें हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होते हैं वो रिपेयर्ड हो जाता है। इसको हम समझते हैं स्ट्रक्चर के बेस में। ये हमारा है प्रोफेज फर्स्ट,
जिसमें हमारे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। ये हमारा होता है मेटाफेज फर्स्ट, इसमें हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं एक प्लेन में अलाइन हो गए हैं। और ये हमारा तीसरा है एनाफेज फर्स्ट, इसमें हमारे क्या होता है क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं। और ये हमारा है चौथा जिसे हम टेलोफेज बोलते हैं, इसमें हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस हमारे रिपेयर हो जाते हैं। सेकंड हम देखते हैं मियोसिस सेकंड क्या होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है 4 फेज में। पहला हो गया प्रोफेज सेकंड, इसमें क्या होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसमें भी क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। मेटाफेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है। एनाफेज सेकंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। और टेलोफेज सेकंड इसमें क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर्ड होते हैं। ये हमारा हो गया प्रोफेज सेकंड, इसमें हमारे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। मेटाफेज सेकंड इसमें हमारे क्रोमोसोम होता है अलाइनमेंट हो गया है। ये हमारा हो गया एनाफेज सेकंड जिसमें हमारे क्रोमोसोम सेपरेट हो गया। और ये हमारा हो गया टेलोफेज जिसमें हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिपेयर्ड हो गया है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन सेकंड जो है 10 मार्क्स का, उसको व्हाट इज सेल इंजरी, डिटेल द कॉज, बायोकेमिकल, पैथोजेनेटिक, एटीपी डिप्लेशन, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड सेलुलर एडाप्टेशन टू स्ट्रेस। इसमें हमारे सेल इंजरी और उसके बायोकेमिकल पैथोजेनेसिस और सेलुलर एडाप्टेशन ऑफ स्ट्रेस को पूछ रखा है इसमें। तो हम पहले देखेंगे इसमें सेल इंजरी क्या होता है। सेल इंजरी रिफर्स टू चेंज इन अ सेल इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ड्यू टू स्ट्रेस लाइक लैक ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिन और इन्फेक्शन। सेल इंजरी जो होता है ये क्या होता है, ये इंटरनल या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस होता है जो कि स्ट्रेस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर टॉक्सिन या फिर इन्फेक्शन के द्वारा होता है। इट अकर व्हेन स्ट्रेस और डैमेज एक्सीड ए सेल्स एबिलिटी टू मेंटेन होमियोस्टेसिस, यानी कि ये कब होता है जब स्ट्रेस होता है या फिर डैमेज हो जाता है सेल्स वगैरह, तो डैमेज हो जाता है ऐसे सेल्स जिसके पास एबिलिटी होती है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने की, फिर हमें कॉज होता है सेल इंजरी। अगर हम टाइप्स की बात करें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो पहले देखेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है। इट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड, ये शॉर्ट ड्यूरेशन पीरियड के लिए होता है। इन दिस द सेल्स आर रिकवर एंड रिटर्न इन नॉर्मल स्टेज, इसमें हमारे सेल्स होते हैं रिकवर और नॉर्मल स्टेज में रिटर्न हो जाते हैं। इट कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की कमी से होता है। इट कैन बी ट्रीट बाय ड्रग, ये ड्रग से ट्रीट किया जा सकता है। इरिवर्सिबल इंजरी क्या होता है देखते हैं। इट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम पीरियड, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। इट इन दिस सेल रिचेस ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इसमें हमारे सेल्स होते हैं ऐसे पॉइंट पे होते हैं जहां से फिर रिटर्न नहीं हो सकते या फिर रिकवर नहीं हो सकते। इन दिस द सेल आर डेथ, इसमें सेल हमारे डेथ हो जाते हैं। इट सफर्स स्ट्रक्चर डैमेज टू मेम्ब्रेन, डीएनए एंड प्रोटीन, इसमें हमारे डीएनए और प्रोटीन्स की मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स डैमेज हो जाते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय ड्रग एंड सेल परमानेंटली लॉस, इसमें क्या होता है इसे ड्रग से ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसमें सेल हमारे जो परमानेंटली लॉस हो जाता है। अगर हम कॉजेज की बात करें कौन कौन से कॉजेज हैं, तो इसमें हमारे फॉलोइंग कॉजेज हैं, जिसमें पहला हो गया हाइपोक्सिया एंड एक्सीमिया, केमिकल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, फिजिकल ट्रॉमा एंड। तो पहले देखते हैं हाइपोक्सिया एंड एक्सीमिया क्या होता है। इट इज कॉज ऑफ सेल इंजरी, ये कॉजेज होता है सेल इंजरी की, लॉस ऑफ ऑक्सीजन जिसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो जाता है। और रिड्यूस ऑफ ब्लड सप्लाई का रिड्यूस होना जिसे हम इसमिया करते हैं। इट इज द मोस्ट कॉज ऑफ सेल इंजरी, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेल इंजरी के। दूसरा हमारा है केमिकल एजेंट, इन दिस कंडीशन द केमिकल सब्सटेंस और ड्रग में कॉज सेल इंजरी, इसमें हमारे केमिकल सब्सटेंस या फिर ड्रग्स होते हैं वो कॉज करते हैं सेल इंजरी को। इसके एग्जांपल हो गए केमिकल पॉइजनिंग, सब्सटेंस एब्यूज, या फिर केमिकल पॉइजनिंग या फिर और ड्रग्स वगैरह सब्सटेंस का अब्यूज करना या फिर ओवर डोज ड्रग का अब्यूज करना। तीसरा हमारा है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, इस टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे हमारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स होते हैं वो कॉज करते हैं डायरेक्टली डैमेज और कॉज हार्मफुल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये कॉज करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। चौथा हमारा हो गया इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यून डिजीज और एलर्जिक रिएक्शन कॉज सेल इंजरी, इसमें हमारे क्या होते हैं ऑटो इम्यून डिजीज जो होते हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो कॉज करते हैं सेल इंजरी को। अगला हमारा हो गया जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, बाय द डिफेक्ट इन जीन्स और क्रोमोसोम्स कॉज द सेल इंजरी, यानी कि जीन्स या फिर क्रोमोसोम के डिफेक्ट से कॉज हो सकता है सेल इंजरी। इन द सेल इंजरी कॉज्ड इन चाइल्ड बाय द पेरेंट्स, यानी कि इसमें हमारे सेल इंजरी जो होते हैं चाइल्ड में कॉज होते हैं पेरेंट्स से।
nutritional imbalance. In this type of deficiency of nutrients cause the cell injury. इसमें न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से कॉज होता है सेल इंजरी. इसमें हमारा एग्जांपल हो गया डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स. अगला हमारा फिजिकल एजेंट. द फिजिकल एजेंट कॉज द सेल इंजरी. फिजिकल एजेंट भी हमारे कॉज करते हैं सेल इंजरी को. इसके एग्जांपल हो गया रेडिएशन हो गया, बर्निंग हो गया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो गया, फिर रोड एक्सीडेंट. एजेंट क्या होता है? सेलुलर to administer capacity to cell to replicate and repair cause cell injury. यानी कि एजिंग क्या होता है? जब हमारे एज इंक्रीज होता है, इसमें जो कैपेसिटी होती है सेल के रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर की, वो भी डिक्रीज हो जाती है अगर एज के थ्रू. देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी क्या होता है. इंजरी द नॉर्मल सेल बाय वन और मोर ऑफ those etiological agent may result in state reversible और irreversible cell injury. यानी कि इंजरी जो होता है नॉर्मल सेल्स होते हैं वो एक या फिर एक से अधिक एटियोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं उनके रिजल्ट से कॉज होता है एक रिवर्सिबल या फिर इररिवर्सिबल सेल इंजरी. जिसमें हमारे फॉलोइंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं. जिसमें हमारा पहला होगा एटीपी डिप्लेटेशन, दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, तीसरा होगा कैल्शियम इन्फेक्शन. हम पहले देखेंगे एटीपी डिप्लेटेशन क्या होता है. डिक्रीज ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिक्रीज एटीपी प्रोडक्शन. हमारे बॉडी में जब डिक्रीज होता है ऑक्सीजन या फिर न्यूट्रिएंट्स तो हमारे एटीपी का प्रोडक्शन जो होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है. फेलियर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप सेलुलर स्वेलिंग. यानी कि सोडियम और पोटेशियम पंप जब फेल होते हैं तो हमारे बॉडी में सेलुलर स्वेलिंग कॉज हो जाता है. इंक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस कॉज लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड डिक्रीज इंट्रासेलुलर पीएच. जब इंक्रीज होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस ये कॉज कर देता है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन और डिक्रीज कर देता है इंट्रासेलुलर पीएच को. राइबोसोम डिटेक्ट फ्रॉम आरईआर फर्स्ट डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस. जो राइबोसोम हो जाते हैं वो डीअटैच्ड हो जाता है फ्रॉम आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कॉज करते हैं और डिक्रीज कर देते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस को. दूसरा हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी कॉज डिक्रीज ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन एंड डिक्रीज एटीपी. जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये कॉज कर देता है और ये डिक्रीज कर देता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को, जिससे हमारे डिक्रीज हो जाता है एटीपी. इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. ये इंक्रीज कर देता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है उसको. सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज कैन ट्रिगर्स एपोप्टोसिस. यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है और ये ट्रिगर्स करता है एपोप्टोसिस को. कैल्शियम इन्फेक्शन जो कि हमारा तीसरा मैकेनिज्म है. सेल इंजरी कॉज इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम. जब हमारा सेल इंजरी कॉज होता है तो ये इंक्रीज कर देता है हमारे इंट्रासेलुलर कैल्शियम को. एक्टिवेट कर देता है एंजाइम को, जिसमें हमारे कुछ फास्फोलाइपेज जो कि करता है मेम्ब्रेन डैमेज को. प्रोटेज ये करते हैं साइटोस्केलेटन डैमेज. इंडोन्यूक्लियस ये डीएनए डैमेज करता है और हमारा एटीपीएस जो होता है ये फर्दर एटीपी डिप्लेटेशन करता है. देखते हैं सेलुलर एडाप्टेशन ऑफ स्ट्रेस क्या होता है. Cellular adaptation is a reversible change in structure and functions of cell that occur in response to stress along the cells and survive the maintain normal functions. यानी कि जो हमारा सेलुलर एडाप्टेशन होता है ये रिवर्सिबल चेंज होता है स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो होते हैं सेल के उसका, और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस या फिर सेल के सर्वाइविंग के अलाउ करने के लिए. अगर हम एडाप्टेशन के टाइप्स देखें तो इसमें हमारा होता है हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया एंड डायप्लेसिया. पहले हम देखते हैं हाइपरट्रॉफी क्या होता है. इन दिस प्रोसेस एंड इंक्रीज इन सेल साइज. इसमें हमारे सेल साइज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं. इट मे कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन से. ये क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो उसका अमाउंट जो इंक्रीज होता है तभी कॉज होता है. ये हमारा नॉर्मल से ये हमारे हाइपरट्रॉफी सेल होगा जिसमें हमारे सेल साइज इंक्रीज हो रहे हैं. दूसरा हमारा एट्रोफी. इट डिफाइन डिक्रीज द सेल साइज एंड फंक्शन. जिसमें सेल साइज होता है वो डिक्रीज होता है और उसके फंक्शंस होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. इट कॉज बाय रिड्यूस ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, पुअर न्यूट्रिएंट्स. ये क्यों होता है? जब हमारे बॉडी में ब्लड सप्लाई का लॉस होता है या फिर एंडोक्राइन का लॉस या स्टिमुलेशन का लॉस होता है, पुअर न्यूट्रिएंट्स होता है तो कॉज होता है एट्रोफी. ये हमारे नॉर्मल सेल है, ये हमारे एट्रोफिक सेल है जिसमें हमारे सेल साइज जो है डिक्रीज हो जा रहा है. तीसरा हमारा हो गया हाइपरप्लेसिया. इन दिस प्रोसेस एंड इट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स. इसमें हमारे नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. इट कॉज एलोंगिसाइड हाइपरट्रॉफी एंड ग्रोथ फैक्टर. ये क्या करते हैं? कॉज करते हैं एलोंगिसाइड हाइपरट्रॉफी और ये ग्रोथ फैक्टर को.
ये हमारे नॉर्मल सेल्स हैं और ये हमारे सेल्स हाइपरप्लेसिक सेल हैं, जिसमें हमारे सेल का नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो गया है। अगला हमारा मेटाप्लेसिया। देखते हैं मेटाप्लेसिया क्या होता है। इन दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट ऑफ इन टाइप ऑफ सेल बाई अनदर सेल। इसमें हमारे रिवर्सिबल रिप्लेसमेंट होते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में। इट कॉज ड्यू टू हार्मोन डिसबैलेंस, न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी एंड इन्फेक्शन। ये हार्मोन डिसबैलेंस या फिर न्यूट्रिएंट्स के डिफिशियंसी या फिर इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ये हमारे नॉर्मल सेल्स है, ये हमारे मेटाप्लेसिया वाले सेल्स है, जिसमें हमारे सेल्स का कन्वर्जन हो गया है एक सेल से दूसरे सेल्स में। लास्ट हमारा डायस्प्लेसिया, एबनॉर्मल चेंज इन सेलुलर शेप, साइज और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, सेलुलर शेप जो होता है या फिर साइज जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इसमें एबनॉर्मल चेंजेस हो जाता है। इट अकर ड्यू टू इरिटेशन एंड प्रोलॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये कब होता है, इरिटेशन या फिर प्रोलॉन्ग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये होता है। इट अकर विद मेटाप्लेसिया एंड डायप्लेसिया हाइपरप्लेसिया। ये मेटाप्लेसिया या फिर हाइपरप्लेसिया के साथ भी हो सकता है। ये हमारे नॉर्मल सेल्स हैं, ये हमारे डायस्प्लेसिया वाले सेल्स हैं, जो क्या है एक शेप या फिर साइज या फिर ऑर्गेनल जो होते हैं इसमें एबनॉर्मल चेंजेस हो गए हैं।